Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of Indian economy for your UPSC preparation. Now our period of reference for this particular video would be 26th of October to 1st of November. यानी कि 26 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक जो जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट शैल वी कवर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. व्हाट विल वी कवर? नंबर 1, सर्ज इन जीएसटी कलेक्शंस. अक्टूबर के महीने में जो रिटर्न्स फाइल की गई थी जीएसटी की, जीएसटी कलेक्शंस जो हुई हैं उससे गवर्नमेंट के पास वो सेकंड हाईएस्ट हैं आज तक की हिस्ट्री की. यानी कि जुलाई 2017 में स्टार्ट हुआ था जीएसटी और तब से लेके आज तक मंथ ऑन मंथ ही जीएसटी रिटर्न्स फाइल होती हैं. जो इस बार का अक्टूबर का महीना था उसमें रिकॉर्ड रिटर्न्स फाइल हुई थी, वो सेकंड हाईएस्ट था. हाईएस्ट पता क्या था? हाईएस्ट भी इसी साल अप्रैल में था. इस साल का अप्रैल हाईएस्ट था और इसी साल का अब अक्टूबर सेकंड हाईएस्ट है सिंस जीएसटी हैज एवर स्टार्टेड. राइट? तो उसकी सिग्निफिकेंस और उसके बारे में हम बात करेंगे. देन आपको याद होगा अगर आप हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स देख रहे हो रेगुलरली दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट ग्लोबल कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स. 3-4 बारी ये टॉपिक आ चुका है हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर में और आज भी आएगा. आज क्यों? क्योंकि आज G20 ने इसे फॉर्मली एंडोर्स कर दिया है. G20 ग्रुप ऑफ 20 स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज, इन्होंने कहा है कि ग्लोबल कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स होना चाहिए. राइट? तो इसके जरिए हम पढ़ेंगे कि G20 है क्या, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ G20. और G20 का जो समिट हुआ था इस साल रोम में, उसने ग्लोबल कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स के अलावा और क्या क्या डिक्लेरेशंस करी हैं. क्योंकि इस समिट में रोम डिक्लेरेशन लॉन्च हुई थी, तो रोम डिक्लेरेशन में और क्या क्या चीजें थी वो देखेंगे. क्योंकि ग्लोबल कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स हम रिपीटेडली कर चुके हैं तो इसकी एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस हम अच्छे से हम नहीं करेंगे आज के लेक्चर में, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में एम्पल हम कवर कर चुके हैं. पर आज हम बात करेंगे रोम समिट की, G20 की. ऑलराइट? देन एमजी नरेगा फंड क्रंच. आप में से बहुत लोगों को पता होगा एमजी नरेगा क्या है, मनरेगा भी इसे कहते हैं. नाउ ये गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देता है अनस्किल्ड वर्कर्स को. 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर अनस्किल्ड वर्कर्स को देता है. नाउ 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देने के लिए स्टेट्स के पास फंड्स भी तो होने चाहिए, क्योंकि जिनको एम्प्लॉय करेंगे उन्हें तनख्वाहें भी तो देनी है, उन्हें सैलरीज भी देनी है. तो उस सैलरीज के लिए स्टेट्स के पास फंड्स होने चाहिए. राइट? ना वो फंड का क्रंच चल रहा है, फंड्स हैं नहीं स्टेट्स के पास. राइट? तो उस टॉपिक को हम देखेंगे और एंड में आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए. बट याद रहे आज एमसीक्यूज नहीं दूंगा मैं आपको. आज मैं आपको मेंस टाइप क्वेश्चंस दूंगा जो आपने लिखने की कोशिश करनी है. आपने उसका आंसर लिखना और कमेंट सेक्शन में अगर आप टाइप कर सको तो और भी बेहतर है. क्लियर? तो आंसर लिखना है. आज एमसीक्यूज नहीं होंगे, मेंस टाइप क्वेश्चंस होंगे. वो मेंस टाइप क्वेश्चंस के आंसर आपने लिखने हैं और वो मेंस टाइप क्वेश्चंस इसी लेक्चर से रिलेटेड होंगे. ऑलराइट? क्लियर? चलो फिर बिना किसी देरी के, विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद सर्ज इन जीएसटी कलेक्शन. नाउ इससे रिलेटेड 2 आर्टिकल्स आए थे. एक हिंदू में आया था, हिंदू के बिजनेस सेक्शन में, और एक इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन्ड सीरीज में. तो इन आर्टिकल्स को देख लेते हैं. ऑलराइट? सो व्हाट्स इन द न्यूज? वेल, ग्रॉस रेवेन्यू कलेक्शंस ऑफ जीएसटी इन अक्टूबर फॉर सेल्स इन सितंबर रोज 23.7% ईयर ऑन ईयर टू ₹1,30,000 करोड़. वेल, आपको पता होना चाहिए जीएसटी फाइल कैसे होती है ना? देखो, मान लो ये अभी अक्टूबर का महीना चल रहा था पहले, ठीक है? अक्टूबर का महीना तो हो गया, अब तो नवंबर है. पर अक्टूबर के महीने में मैंने जितनी भी सेल्स की हैं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने अक्टूबर के महीने में जितनी भी सेल्स की हैं उनकी रिटर्न मैं नवंबर के महीने में फाइल करूंगा. तो जो भी जीएसटी मैंने कलेक्ट करा है अक्टूबर की ट्रांजैक्शन से वो मैं नवंबर में गवर्नमेंट को दूंगा. तो अगर ये बात कर रहे हैं कि अक्टूबर में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शंस हुई हैं, तो वो किन ट्रांजैक्शंस की हुई हैं? जो सितंबर में कंडक्ट की थी. क्योंकि सितंबर में बिजनेसमैन ने जो गुड्स एंड सर्विसेज बेचे थे उनका टैक्स अक्टूबर में जमा किया था. तभी यहां पे लिखा हुआ है जीएसटी इन अक्टूबर फॉर सेल्स इन सितंबर. सितंबर में जो सेल्स हुई हैं उनकी रिटर्न और उनका टैक्स फाइल किया अक्टूबर में, इसलिए अक्टूबर लिखा होता है.
क्योंकि गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से देखेगी ना कि अक्टूबर में इतना इकट्ठा हुआ है। पर हमें अगर देखना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किस महीने अच्छी चली थी, तो वो सितंबर में अच्छी चली थी। ठीक है, सितंबर में बहुत गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड हुए, उनकी रिटर्न अक्टूबर में फाइल हुई और उससे रिकॉर्ड कलेक्शन हुई। नाउ एक और वर्ड है जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये जो जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन है, इट ग्रू बाय 23.7% ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर का मतलब क्या है कि अक्टूबर 2020 में जो जीएसटी कलेक्शंस थी ना, अक्टूबर 2021 में वो 23.7% ज्यादा है। यानी कि एक एग्जांपल अगर मैं दूं, तो अगर अक्टूबर 2020 में जीएसटी कलेक्शंस थी 100 रुपीस की, तो अक्टूबर 2021 में जीएसटी कलेक्शंस हो गई 123.7 रुपीस की। तो पिछले साल के सिमिलर महीने में जब आप मेजर करते हो ग्रोथ, उसे हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कहते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस वर्ड, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। क्लियर? मेक सेंस? चलो, This is the second highest revenue collection under GST ever since its rollout in 2017. 2017 से स्टार्ट हुआ है GST और तब से लेके आज तक अक्टूबर वाला महीना सेकंड हाईएस्ट था। ठीक है, हाईएस्ट कौन सा था? जैसे मैंने बताया अप्रैल 2021। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर अप्रैल 2021 में रिकॉर्ड कलेक्शंस हुई हैं, तो ये क्या बता रहा है कि मार्च 2021 में रिकॉर्ड गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड हुए हैं, क्योंकि जो मार्च में ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन्हीं की तो जीएसटी अप्रैल में फाइल होती है। मेक सेंस? नाउ ये जो सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन है, अक्टूबर का महीना इतना अच्छा क्यों गया है? दो रीजंस दिए जा रहे हैं इसके। रीजन नंबर 1, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिकवर कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी हो रही है, इकोनॉमिक रिकवरी अच्छी हो रही है। क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी होगी तभी तो ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, और अगर ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे तो वो ट्रेड भी होंगे। तो जीएसटी कलेक्शंस अगर बढ़ती हैं, इसका मतलब है ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड हो रहे हैं, विच इज अ साइन कि इकोनॉमी रिकवर कर रही है। तो पिकअप इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक रीजन है। दूसरा रीजन पता क्या है? बहुत सारे लोग जीएसटी किसी तरह चुरा लेते थे या जीएसटी किसी तरह बचा लेते थे, गवर्नमेंट को नहीं देते थे, कोई लूप होल्स का फायदा उठाते थे वो, राइट? टैक्स कंप्लायंस थोड़ी कम थी जीएसटी में। गवर्नमेंट ने इस पूरे साल में टैक्स कंप्लायंस पे शिकंजा कसा है और कोशिश की है, ऐसे रिफॉर्म्स और ऐसे मेजर्स लेके आए हैं जिससे टैक्स पेयर्स आर फोर्स्ड टू पे टैक्सेस। टैक्स कंप्लायंस बढ़ी है और टैक्स कंप्लायंस बढ़ने से और जीएसटी कलेक्शन बढ़ी है। तो ये दो रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, पिकअप इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। रीजन 2, compliance measures by the government. All right. Now, the Union Finance Ministry said this reflected the recovery of economic activity and would have still been higher if the sales of cars and other products had not been affected on account of disruption in supply of semiconductors. Now, फाइनेंस मिनिस्ट्री पता है क्या कहती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है कि अक्टूबर का महीना और अच्छा हो सकता था, और अच्छा हो सकता था। अच्छा तो है, और अच्छा हो सकता था, पर और अच्छा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कार की सेल्स अच्छे से नहीं हो पाई। और कार की सेल्स क्यों नहीं अच्छे से हो पाई? क्योंकि आपकी जो कार्स है ना, काफी हद तक इलेक्ट्रॉनिक हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक हैं कार्स आपकी, इनमें लगता है सेमीकंडक्टर इनपुट है ना। अब तो आपकी गाड़ी के अंदर बटन से आप स्टार्ट भी कर देते हो, बटन से बहुत सारे एसी चला लेते हो, स्टीरियो चलाते हो, ये इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स ही हैं कार्स में, है ना। नाउ इनमें लगता है सेमीकंडक्टर। नाउ सेमीकंडक्टर की पीछे से शॉर्टेज चल रही थी, इसलिए सेमीकंडक्टर ज्यादा अवेलेबल नहीं थे। और किसी भी बिजनेस में अगर रॉ मटेरियल ज्यादा अवेलेबल नहीं होगा तो फिनिश गुड्स ज्यादा नहीं बनेंगे, तो कार मैन्युफैक्चर ही ज्यादा नहीं हो पाई तो बिकेंगी क्या? मेक सेंस, राइट? तो ये थी। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है अगर ये प्रॉब्लम ना होती तो अक्टूबर का महीना तो बंपर महीना होता। मेक सेंस? ठीक है, एट ₹1,41,000। हाँ, अप्रैल का महीना सबसे ज्यादा हाईएस्ट था, अक्टूबर सेकंड हाईएस्ट। क्लियर? चलो, ये ट्रेंड इन ग्रोथ भी है। आप देख सकते हो जैन से स्टार्ट हुआ था ग्रोथ लेवल्स, ये 1.3% ग्रो करा है मंथ ऑन मंथ। ये ईयर ऑन ईयर नहीं है, ये मंथ ऑन मंथ है। जनवरी से फेब तक इतना ग्रो करा है, फेब से मार्च तक इतना ग्रो करा है, ऐसे। क्लियर? नाउ इस ट्रेंड की सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों हमें इस ट्रेंड को स्टडी करना चाहिए? व्हाई इज दिस ट्रेंड इंपॉर्टेंट, है ना, वो देखते हैं।
GST revenues have picked pace with a 24% year-on-year growth and a 36% growth over pre-pandemic period of 2019-20. यानी कि अक्टूबर 2020 जो था, जो पैंडेमिक का साल था, उससे तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 24% की हुई है। पर अगर मैं और पीछे चले जाऊं, जब पैंडेमिक नहीं भी था 2019-20 में, उसके मुकाबले तो 36% ग्रोथ हुई है। This means that the finance ministry said that this growth collections is very much in line with the trend in economic recovery. इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक साइन है कि इकोनॉमी रिकवर कर रही है। Alright? This is also evident from the trend in e-way bills generated. E-way bills आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो आपके इकोनॉमिक्स के जब लेक्चर्स हो जाएंगे तो उसमें हम जीएसटी जब करेंगे तो ई-वे बिल्स भी करेंगे। तो ई-वे बिल्स भी जीएसटी से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट में यूज होता है। दैट मींस बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ई-वे बिल्स अगर ज्यादा जनरेट हो रहे हैं तो इससे भी पता चलता है कि इकोनॉमी रिकवर कर रही है, क्योंकि ई-वे बिल्स जनरेशन अगर ज्यादा होगी तो ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा हो रहा है। मेक सेंस? Data released by Finance Ministry also showed that timely payment of taxes has been increasing compared with previous months. और ये क्यों हुआ है? क्योंकि गवर्नमेंट कंप्लायंस मेजर्स लेके आई है, तो चोरी नहीं हो पा रही है जीएसटी की। क्लियर? Out of the total returns filed, the share of returns for the current period filed in every month has increased, है ना? कंप्लायंस मेजर्स अच्छे चल रहे हैं। ऑलराइट, चलो नाउ गवर्नमेंट ने कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए क्या करा है? क्या करा है? हम बात कर रहे हैं ना कि एक तो पिकअप इन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दूसरा गवर्नमेंट कंप्लायंस मेजर्स लेके आई है। तो वो क्या कंप्लायंस मेजर्स हैं? उनके कुछ एग्जांपल्स यहां पे हैं। देखो, गवर्नमेंट ना कंप्लायंस बढ़ाने के लिए दो चीजें करी है। एक तो टैक्स पेइंग इजी कर दिया है। जीएसटी पे करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसलिए भी बहुत सारे लोग डेडलाइन मिस कर जाते थे, कंप्लाई नहीं कर पाते थे। तो इजी कर दी है कंप्लायंस। इजी कैसे करी है? कि अगर आपने जीरो रिटर्न फाइल करनी है तो आप एसएमएस से कर सकते हो, निल फाइलिंग थ्रू एसएमएस। देन क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट सिस्टम अपडेट कर दिया है, तो आप क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम मंथली। मंथली के अलावा जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो वो ऑटोमेट हो गया। देन ऑटो पॉपुलेशन ऑफ रिटर्न, आप जो जीएसटी का फॉर्म भरते हो उसमें बार बार अपनी कंपनी की डिटेल्स डालते रहते हो, ये चीजें डालते रहते हो, वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएं तो आप जल्दी जल्दी फॉर्म भर दोगे ना कि ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है। जैसे कि कई बारी गूगल आपकी डिटेल्स सेव कर लेता है, तो जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो ऑटोमेटिकली उस पर लिखा होता है आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल वगैरह, तो वो ऑटो पॉपुलेशन ले आया। तो इससे कंप्लायंस हो गई है इजी। तो ये तो स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 क्या है? कि जो चोरी कर रहे थे जीएसटी की, जो किसी तरह बचा रहे थे, उन पे शिकंजा कसा है। तो स्टेप नंबर 2 तो शिकंजा है। ब्लॉकिंग ई-वे बिल्स फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते जीएसटी की तो आपका ई-वे बिल जनरेट नहीं होगा, और अगर आपका ई-वे बिल जनरेट नहीं होगा तो आप अपना गुड ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते बेचने के लिए। तो ये है सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर्स हु हैव फेल्ड टू फाइल 6 रिटर्न्स इन अ रो। 6 जीएसटी की रिटर्न्स अगर आप लगातार फाइल नहीं करते, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ब्लॉकिंग ऑफ क्रेडिट फॉर रिटर्न डिफॉल्टर्स। आप जानते हो ना कि जीएसटी के सिस्टम में जो जीएसटी पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि टैक्स पेयर्स को मिलती है एक चीज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। जिन्होंने नहीं पढ़ा है जीएसटी, घबराओ मत, आप पढ़ लोगे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। तो अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये पैसा भी नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हर जीएसटी टैक्स पेयर का राइट है, उसे मिलना चाहिए। पर अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करें तो गवर्नमेंट ब्लॉक कर लेगी। और ऐसे बहुत सारे मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं जिससे जीएसटी की कंप्लायंस बढ़ी है। ऑलराइट, मेक सेंस? तो एंड में ना, मैं जब ये एक्सप्लेन सीरीज का आर्टिकल पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस का, तो मुझे ये पैराग्राफ दिखा, तो ये मैंने पैराग्राफ ना वर्बेटिम आपके साथ शेयर कर लिया, आपके आंसर राइटिंग में फायदेमंद हो सकता है। क्या है? टैक्स एक्सपर्ट सेड दैट द अपट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू इन द कमिंग मंथ्स। टैक्स एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जीएसटी रेवेन्यू और आगे बढ़ेगा क्योंकि अब फेस्टिव सीजन आ गया है। इस समय तो बहुत ज्यादा खरीदारी होती है, गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड होते हैं, तो और जीएसटी कलेक्शन होगी बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीजन। Abhishek Jain, taxpayer EY India, said the robust GST collections are quite encouraging and a clear sign of economic recovery. Clear sign है ये।
With the ongoing festive season, we can expect similar or even higher GST collections in the coming months. So it's good news for Indian tax authorities. All right? चलो फिर अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इशू पे, विच इज G20 रोम समिट। ना आपको पता है ना, जब कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था तो जितने भी ये इंटरनेशनल समिट्स हो रहे थे ये सारे वर्चुअल हो रहे थे। बहुत सारे इंटरनेशनल समिट्स टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुए हैं, गूगल मीट, जूम के थ्रू हुए हैं। तो बहुत सारे G20 समिट, G20 पिछला समिट भी, और बहुत सारे ऐसे समिट वर्चुअल हो रहे थे। ये जो G20 का समिट हुआ है ये ऑफलाइन हुआ है, ये वर्चुअल नहीं हुआ है। और ये जो G20 का समिट था ये रोम में हुआ है। इस G20 के समिट में बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो जो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स पे अग्रीमेंट हुआ था, बात चल रही थी कि यार इससे ना जो MNCs है, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो टैक्स बचाती हैं, टैक्स अवॉइड करती हैं टैक्स लूपहोल्स के थ्रू, डिफरेंट टैक्स जुरिस्डिक्शंस के थ्रू, वो बंद हो जाएगा अगर हम ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स ले आए। तो G20 ने इस पे फॉर्मल अप्रूवल दे दिया है। G20 ने कहा, ये 20 कंट्रीज ने कहा है कि हम रेडी हैं ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स एनफोर्स करने के लिए। तो एक तो ये हुआ है, इसके साथ साथ 16 और पॉइंट्स पे अग्रीमेंट हुआ है, और उन 16 पॉइंट्स को मिला के हम कहते हैं रोम डेक्लेरेशन। क्योंकि ये समिट रोम में हुआ है तो ये जो डेक्लेरेशन की है 16 पॉइंट्स की G20 ने, इसे हम रोम डेक्लेरेशन कहते हैं। क्लियर ना? रोम डेक्लेरेशन क्या है, ये 16 पॉइंट्स क्या है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए G20 क्या है। आप में से बहुत लोगों को शायद ना पता हो G20 क्या है, तो G20 का देख लेते हैं। व्हाट इज G20? G20 or Group of 20 is an intergovernmental forum comprising 19 countries and European Union. तो ये जो G20 है ये 20 स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज, 20 टॉप स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज का एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 20, और इसमें 19 कंट्रीज हैं, और वो जो 20th मेंबर है वो पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन है। क्लियर? इट वर्क्स, इसका काम क्या है? इट वर्क्स टू एड्रेस मेजर इश्यूज रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमी। मेन आपको पता है G20 जब आया था तब उसका मेन फोकस, इन 20 इकोनॉमीज का मेन फोकस इकोनॉमी ही था, ग्लोबल इकोनॉमी ही फोकस था इनका। पर धीरे धीरे जैसे जैसे ये एडवांस होता गया, इन्होंने अपनी डिस्कशंस भी एक्सपैंड कर दी। अब ये सिर्फ इकोनॉमी के बारे में बात नहीं करते, अब ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सारी चीजों पे बात करते हैं। तो पहले इनका एजेंडा वाज ओनली कन्फाइंड टुवर्ड्स इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब G20 आया था तो इसका पर्पस ही यही था कि सिर्फ ये अचीव कर लिया जाए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। G20 rose to prominence during the global financial crisis of 2008। वो जो रिसेशन आया था 2008 में, यूएसए से स्टार्ट हुआ था, जिसे हम सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस भी कहते हैं, राइट? तो G20 समिट वहां से स्टार्ट हुआ था। G20 वहां से पावरफुल हुआ था कि 20 कंट्रीज ने सोचा कि हम मिल के ना ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो ऐसे तो फैल जाएंगे। तो वहां से स्टार्ट हुआ था, फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना एजेंडा एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। The G20 is composed of most of the world's largest economies, including both industrialized and developing nations. India इसका मेंबर है, चाइना है, और developing nations भी हैं, developed nations भी हैं, and accounts for around 90% of gross world product. GDP जो होती है 90% of global GDP इन 20 कंट्रीज से आती है, तो पावरफुल ब्लॉक है ये। 75 to 80% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन 20 कंट्रीज से होता है, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन इन 20 कंट्रीज में है, एंड रफली हाफ ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। तो दीज आर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, establishments. The G20 was founded in 1999 in response to several world economic crises. Since 2008, वही सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस जो यूएसए में हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, it has convened at least once a year with summits involving each member's head of government or state, finance minister or foreign minister and other high-ranking officials. The EU is represented by European Commission and the European Central Bank. तो जो G20 समिट होता है उसमें हर कंट्री को उस कंट्री का या तो प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर या कोई बहुत बड़ा ऑफिशियल रिप्रेजेंट करता है।
ईयू को कौन रिप्रेजेंट करता है? यूरोपियन कमीशन या यूरोपियन सेंट्रल बैंक एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया G20 के बारे में। अब हम देखते हैं कि ये रोम समिट में हुआ क्या था। की टेक अवेज फ्रॉम रोम समिट। वेल, पहला टेक अवे क्या है? ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, ये तो हो गया इंडोर्स। और क्या चीजें हैं? During the summit, leaders elaborated deliberations on the issues of global importance like fighting COVID-19 pandemic। इस पे भी बात हुई है कि पैंडेमिक से कैसे फाइट करना है। Improving health infrastructure, क्योंकि COVID-19 ने हमें बताया कि हेल्थ पे फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Health has reached center stage, right? Strengthening economic cooperation, जिसकी वजह से स्टार्ट हुआ था G20, and furthering innovation, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन फर्दर करनी है। They also adopted Rome Declaration and under the health section communique, यानी कि जो communication की है, gives a very strong message. Countries agreed on the fact that COVID-19 immunization is a global public good. COVID-19 immunization, COVID-19 vaccines, vaccination is a global public good. सबको करना चाहिए. During the summit, countries also agreed that the World Health Organization will be strengthened to fast track the process for emergency use authorization of COVID-19 vaccines. क्योंकि बहुत सारी जगहों पे COVID-19 वैक्सीन्स का एक्सेस नहीं है। तो आपको पता है जितनी भी वैक्सीन्स होती है ना, उन्हें डेवलप करने में बहुत टाइम लग जाता है, राइट? तो उन्हें प्रॉपर सारे स्टेजेस फॉलो करने पड़ते हैं। पर कोविड-19 के लिए हमने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दी हुई थी, कई गवर्नमेंट्स ने दी हुई है कि अभी अगर आपकी वैक्सीन एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे भी है ना, तो भी आप पेशेंट्स को दे सकते हो। इसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कहते हैं। तो इन 20 कंट्रीज ने एग्री करा कि कुछ वैक्सीन्स विच आर अंडर डेवलपमेंट, उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल जानी चाहिए, बिकॉज देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन्स। कुछ जगहें हैं जहां पे सरप्लस है, कुछ जगहें हैं जहां पे डेफिसिट है। मेन फोकस ऑफ द समिट वाज एनर्जी एंड क्लाइमेट। Also, several developing countries called for safeguarding the interest of developing world. बहुत सारी developing countries, including India, ने कहा है कि developing world के, developed world के तो बहुत सही चल रहा है, developing world के कुछ interest को भी safeguard करना पड़ेगा। Now, अब हम बात करते हैं Rome Declaration में। What was Rome Declaration? The Rome Declaration consists of 16 mutually agreed principles which aims to guide joint action for preventing future health crisis and to build a safer, equitable and sustainable world. अब ये 16 प्रिंसिपल्स क्या है? मेजर फोकस इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन 16 प्रिंसिपल्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हेल्थ है। पर ये है क्या? अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये 16 के 16 याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे? नहीं, बस इनकी ना 2-3 रीडिंग दे देना, ताकि अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ रोम डिक्लेरेशन, तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सको, आपके माइंड में रफ मेमोरी हो इस चीज की। एग्जैक्ट वर्बेटम रटने की जरूरत नहीं है, 2-3 रीडिंग दे देना बस, ठीक है? तो क्या क्या है वो 16 प्रिंसिपल्स? सपोर्टिंग एंड एनहांसिंग द एग्जिस्टिंग मल्टीलैटरल हेल्थ, तो ये हेल्थ के लिए है। वर्किंग टुवर्ड्स मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ मल्टी सेक्टोरल एविडेंस बेस्ड वन हेल्थ अप्रोच। ना ये एक चीज है जो आप कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी सेंटेंस तो आप समझ जाओगे। वन हेल्थ अप्रोच क्या है? वन हेल्थ अप्रोच ना एक थ्योरी है, एक बिलीफ है। वो बिलीफ पता क्या है? वो बिलीफ ये है कि ह्यूमंस की हेल्थ, एनिमल्स की हेल्थ यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, और एनवायरमेंट की हेल्थ, ये सारी इंटरकनेक्टेड है। ह्यूमंस की हेल्थ तभी खराब होती है अगर एनवायरमेंट की हेल्थ खराब है। एनवायरमेंट इकोसिस्टम आपका खराब होगा, डिजीजेस फैलने शुरू हो जाएंगे, पोल्यूशन बढ़ जाएगा। तो एनवायरमेंट की हेल्थ बचाना जरूरी है, नहीं तो ह्यूमन हेल्थ खराब होगी। अच्छा, अगर एनिमल्स की हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ती है तो भी ह्यूमन हेल्थ इंपैक्ट होती है। क्यों? बिकॉज कोविड-19 के बारे में, चलो अब तो ये कहते हैं कि लैब से निकला है, पर कोविड-19 के बारे में पहले तो ये कह रहे थे ना कि ये बैट से आया है। तो बहुत सारे ऐसे डिजीजेस होते हैं जो एनिमल से जंप करके ह्यूमंस में आ जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जूनोटिक डिजीजेस। तो अभी ये जूनोटिक डिजीजेस का जो इंपैक्ट है, या जूनोटिक डिजीजेस की जो से जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ चुकी है, राइट? तो एनिमल्स की हेल्थ बचाना भी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमंस की भी, एनवायरमेंट की भी। ये तीनों को एक साथ ही लेना पड़ेगा। अगर इनमें से किसी एक को भी सैक्रिफाइस करोगे तो बाकी दोनों भी इंपैक्ट होंगे। ये तीनों साथ ही हैं। तीनों की हेल्थ अच्छी होगी या
एनवायरमेंट और एनिमल की हेल्थ अच्छी होगी तो ही ह्यूमन हेल्थ अच्छी होगी। मेक सेंस, राइट? तो इसे हम वन हेल्थ अप्रोच कहते हैं। फॉस्टरिंग ऑल ऑफ सोसाइटी इन हेल्थ इन ऑल पॉलिसीज, प्रमोशन ऑफ मल्टी सेक्टोरल ट्रेडिंग सिस्टम, के जो ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड, उसको मल्टीलैटरल अप्रोच से फॉलो किया जाए। enabling equitable, affordable and global access to high quality, safe and effective health system। आप देख सकते हो हेल्थ पे काफी ज्यादा फोकस है। Then supporting low and middle income countries in a bid to build expertise, develop local regional manufacturing capacity। जैसा हमने देखा डेवलपिंग कंट्रीज के पास, इंडिया तो एक एक्सेप्शन है, पर डेवलपिंग कंट्रीज के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं थी। तो फ्यूचर में अगर ऐसा कोई क्राइसिस आता है तो डेवलपिंग कंट्रीज, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज भी कैपेसिटीज हो उनके पास। वो डेटा शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग है, सपोर्ट टू एग्जिस्टिंग प्रिपेयर्डनेस है, इन्वेस्टिंग इन वर्ल्ड वाइड हेल्थ केयर वर्कफोर्स। तो आप देख सकते हो बहुत सारा हेल्थ पे है, आगे भी हेल्थ पे होगा। तो ये 16 के 16 प्रिंसिपल्स आपने 2-3 बारी रीडिंग देनी है इसकी। अगेन मेन एम ये नहीं है कि आपसे कोई पूछेगा 16 के 16 क्रोनोलॉजी में बताओ, यूपीएससी में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पूछ ऐसे सकते हैं कि बोल देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो वो ऑप्शन एलिमिनेशन आपके इजी हो जाएगी अगर माइंड में हल्का सा भी आइडिया हो। मेक सेंस? ठीक है, चलो फिर अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट इशू पे, विच इज एमजी नरेगा फंड क्रंच। नाउ एमजी नरेगा फंड क्रंच न्यूज में क्या है, उसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए एमजी नरेगा क्या है। देखो, आप जानते हो कि हमारे कंट्री में ना एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है, आज भी है और आज से 15-20 साल पहले तो था ही, शुरू से ही है एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा। और एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा सबसे ज्यादा पता है कहां पे है? रूरल इंडिया में। दो अर्बन इंडिया में भी एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, पर रूरल इंडिया में है काफी ज्यादा। और आपको पता है सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कौन फेस करता है? अनस्किल्ड वर्कर्स फेस करते हैं। जो सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं, हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं, उन्हें तो जॉब्स मिल जाएंगी कभी ना कभी। अनस्किल्ड वर्कर्स का बहुत बुरा हाल है ना। आपको पता है हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को लाइवलीहुड एज अ राइट मिले, राइट टू वर्क भी होना चाहिए। नाउ राइट टू वर्क इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, स्टेट इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड यू राइट टू वर्क, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा, प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है डीपीएसपीज में कि स्टेट्स को कोशिश करनी चाहिए कि सारे लोगों को राइट टू वर्क मिले। तो राइट टू वर्क के लिए ये एक कोशिश थी एमजी नरेगा। ये एमजी नरेगा महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये एक लॉ बनाया गया था। इस लॉ में रूरल एरियाज में जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, अगर उन्हें जॉब नहीं मिल रही तो वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे और उन्हें 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगी एक साल में। तो अगर मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही और मैं रूरल एरियाज में रहता हूं और मैं अनस्किल्ड हूं, तो गवर्नमेंट ने इस एक्ट के थ्रू मुझे गारंटी दी हुई है कि कहीं भी जॉब नहीं मिल रही, टेंशन ना लो, 100 दिन की जॉब तो हम आपको देंगे। और इसमें जो वेजेस मिलेंगी वो भी मिनिमम वेजेस के हिसाब से मिलेंगी। सो इट्स अ वेरी गुड स्कीम। हाँ, नो डाउट इस पे गवर्नमेंट का खर्चा होता है, पर कम से कम गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है इसे गारंटी करने की। right to work. So under Manrega law, the local government will have to legally provide at least 100 days of wage employment in rural India to enhance their quality of life. Now कौन-कौन से लोग एलिजिबल होंगे? What is the eligibility criteria for Manrega? Citizen होना चाहिए, कम से कम 18 साल का होना चाहिए। The applicant must be a part of local household. ठीक है, यानी कि कौन, जैसे किसी ग्राम पंचायत, कोई ग्राम पंचायत है, वहां से लोगों को गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देनी है। तो कौन आइडेंटिफाई करेगा कि ये इस ग्राम का है, इस गांव का है? ग्राम पंचायत आइडेंटिफाई करेगी कि ये हमारे गांव का ही है। एप्लीकेंट्स मस्ट वॉलंटियर फॉर अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर ही मिलेगी इसमें। हाउ इज द स्कीम इंप्लीमेंटेड? विदिन 15 days of submitting the application or from the day work is demanded, wage employment will be provided to applicant. 15 दिनों के अंदर अगर आप अप्लाई करते हो, 15 दिनों के अंदर सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको जॉब दे, काम दे। Right to get unemployment allowance in case of employment not provided within 15 days of submitting the application or from the date when the work is sought. अगर आप अप्लाई करते हो और 15 दिन के अंदर आपको काम नहीं मिलता, क्योंकि सरकार कहती है कि कोई काम ही नहीं है, मैं क्या करवाऊं आपसे, तो भी सरकार को आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देनी पड़ेगी, कुछ पैसा तो देना पड़ेगा।
सोशल ऑडिट होगा, इसका मैंडेटरी है। ग्राम सभा इज द प्रिंसिपल फोरम फॉर वेज सीकर्स टू रेज देयर वॉइसेस एंड मेक डिमांड्स। ग्राम सभा के थ्रू ही वर्कर्स का इंटरफेस है गवर्नमेंट के साथ। It is the Gram Sabha and the Gram Panchayat which approves the shelf of works under Manrega and fix their priority. अब देखो, लोग तो इकट्ठे हो जाएंगे पर उनको किसी काम पे भी तो लगाना है, तो किस काम पे लगाएंगे? क्या कैनाल रिपेयर करनी है, बंद बनाना है, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है? वो सारे काम अप्रूव करेगी ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। क्लियर? तो ये तो आपका मनरेगा के बारे में हो गया। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके की? वही राइट टू वर्क प्रोवाइड करना है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, एक तरह से 100 डेज है, सोशल इंक्लूजन है, रूरल पुअर को बेटर काम मिलेगा। अच्छा, मनरेगा के साथ साथ अगर हम इन अनएम्प्लॉयड लोगों को कुछ कंस्ट्रक्टिव काम पे लगा दे कि कैनाल रिपेयर करने हैं और ऐसे काम, तो वो कैनाल भी तो अच्छा हो रहा है, तो आपके एसेट्स भी तो बन रहे हैं, राइट? तो ये बहुत सारे फायदे हैं इसके। नाउ न्यूज में क्या है? न्यूज में ये है कि अभी स्टेट्स के पास, जो स्टेट गवर्नमेंट्स आर लायबल टू प्रोवाइड फंड्स फॉर इट, और स्टेट्स को सेंटर देती है पैसा। सेंटर स्टेट्स को देती है, स्टेट्स आगे लोकल गवर्नमेंट्स को देते हैं और फिर इन वर्कर्स को पैसा मिलता है। नाउ अभी बहुत बड़ा फंड क्रंच चल रहा है, स्टेट्स के पास पैसा ही नहीं है। अगर आप मैप पे इधर देखो तो ये जो ब्लैक स्टेट्स हैं, इन्होंने ऑलमोस्ट, अभी साल एंड भी नहीं हुआ है और इन्होंने अपने सारे मनरेगा फंड्स यूज कर लिए हैं। जो रेड है वो 90% यूज कर चुके, 90 to 100, ऐसे ही कलर कोडिंग है। तो आप देख सकते हो मैक्सिमम स्टेट्स ने अपने सारे फंड्स एग्जॉस्ट कर दिए। अब उनके पास कोई वर्कर आता है तो उसे जॉब दे ही नहीं सकते, एप्लीकेंट आता है, पैसे ही नहीं है उनके पास। ना स्टेट्स कह रही हैं कि सेंटर हमें पैसा नहीं दे रहा, पर सेंटर पता क्या एक्यूज कर रहा है? सेंटर कह रहा है कि स्टेट्स ने ना जानबूझ के फालतू में बहुत सारे नॉन एलिजिबल लोगों को भी ना एनरोल कर लिया, जिससे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ गए और फंड्स एग्जॉस्ट हो गए और जबरदस्ती वर्क्स जनरेट कर रहे हैं। काम था भी नहीं कोई, फिर भी आर्टिफिशियली वर्क्स जनरेट करें। तो ये सेंटर का आर्ग्यूमेंट है और स्टेट्स का अपना आर्ग्यूमेंट है। खैर, इसमें हमें पढ़ना ही नहीं है क्योंकि आपसे कोई पूछेगा ही नहीं कि सेंटर क्या कह रहा है, स्टेट्स क्या कह रहा है। बस मैं आपको कंट्रोवर्सी बताना चाहता था और इस कंट्रोवर्सी के थ्रू एमजी नरेगा बताना चाहता था कि एमजी नरेगा है क्या। ऑलराइट, चलो फिर इसी के साथ हमारे सारे करंट अफेयर्स इस हफ्ते के जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं वो कवर खत्म होते हैं। नाउ आज के लेक्चर में आई एम मेकिंग एन एक्सेप्शन। आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू विद एमसीक्यूज, आई एम प्रोवाइडिंग यू विद मेंस टाइप क्वेश्चंस। नाउ प्लीज अटेम्प्ट दीज मेंस टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि अभी ही टाइम है आपके पास। देखो, मार्च तक ही आपके पास टाइम है, अगले साल के मार्च तक, कि आप मेंस की जितनी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, क्योंकि मार्च के बाद आप प्री मोड में चले जाओगे, प्रीलिम्स के मोड में चले जाओगे। तब आपके पास इतना समय नहीं होगा, तब आप प्रीलिम्स की तैयारी में अच्छे से चले जाओगे, तब सिर्फ आपके दिमाग में एमसीक्यूज घूमेंगे। तो टिल मार्च आप जितना मेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, फिर उसके बाद आपको टाइम प्रीलिम्स के बाद ही मिलेगा। क्लियर? तो इसीलिए आज मैं आपको मेंस टाइप क्वेश्चंस ही दे रहा हूं। दो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर मनरेगा विल क्रिएट अ सीरियस सिचुएशन इन रूरल इंडिया? डिस्कस इन द लाइट ऑफ एमजी नरेगा सिग्निफिकेंस फॉर प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी टू मेनी इन रूरल इंडिया। ठीक है, इसको कोशिश करना कि आप 150 वर्ड्स में लिख दो। डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रिजीम। इसको 150 वर्ड्स में कर दो। हाँ, ये जो है क्वेश्चन 1, ये 250 वर्ड्स में करना। सो 1 क्वेश्चन आपने 250 वर्ड्स में करना है, जैसे आपके यूपीएससी में पूछा जाता है, और एक 150 वर्ड्स में। ऑलराइट, मेक सेंस? चलो फिर इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स फॉर इकोनॉमिक्स खत्म होते हैं। आई होप यू लाइक टुडेज लेक्चर एंड आई होप आई सॉल्व्ड सम ऑफ योर डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स as far as economy is concerned today. Well, if you have any doubts, if you are still left with some doubts, well, you are free to ask us those doubts. You have n number of channels available to you. You can ask us. You are enrolled in the WhatsApp group, so you can ask us there. You can come to our Google Live Meet sessions. वहाँ पे आप पूछ सकते हो, and you can definitely call us. We are here to help you all. All right, that's it from my side, guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you.